इंडिया गठबंधन जब पूरे देश में लोकसभा चुनाव में कमाल कर रहा था तो छत्तीसगढ़ के तमाम कांग्रेस के दिग्गज छत्तीसगढ़ के चुनाव में निपट गए। निपटने वालों में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल थे। पूर्व गृह मंत्री और ओबीसी के कद्दावर नेता रहे तामध्र साहू भी शामिल थे। कद्दावर आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी शामिल हैं और शिव डहरिया जो कि दलित समुदाय से आते हैं, जो एससी से वर्ग से आते हैं, वो भी शामिल है। ये तमाम दिग्गज छत्तीसगढ़ में निपट गए। इसके क्या कारण थे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। जी हाँ, जब इस 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम परिस्थितियों के बीच में इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में कमाल किया और 234 सीटों के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर दी, कड़ी चुनौती दी। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के तमाम दिग्गज निपट गए। आखिर क्यों निपटे, क्या वजह रही होगी? छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कांग्रेस पार्टी ने दांव लगाया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और कद्दावर ओबीसी और साहू समाज के बड़े नेता तामध्र साहू पर कांग्रेस पार्टी ने दांव लगाया था। बिलासपुर में यादव समाज को मोहित करने के लिए, यादव समाज पर और यादव वोट बैंक पर डोरे डालने के लिए पूर्व विधायक देवेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा था। बस्तर लोकसभा सीट से कवासी लखमा जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा था। इसी तरीके से जांजगीर चांपा से डॉक्टर शिव डहरिया जो कि पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ऐसे नेता को वहां पर उतारा था। लेकिन ये तमाम दिग्गज आखिर क्यों जो है वो मात खा गए, आखिर ये क्यों निपट गए अपने क्षेत्र में? सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। भूपेश बघेल की अगर आप बात करेंगे तो राजनांदगांव से बड़ी उम्मीद से कांग्रेस पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो 44,411 मतों के अंतर से वहां से निपट गए हैं। 44,411 मतों से उनको संतोष पांडे जो कि मौजूदा सांसद है, उन्होंने शिकस्त दी है। अगर वोटों की बात करें तो संतोष पांडे को 7,12,057 वोट मिले, जबकि भूपेश बघेल को 6,67,646 वोट मिले और इस तरीके से 44,411 मतों से के अंतर से भूपेश बघेल चुनाव हार गए। हालांकि कई समीकरण की बात की जा रही थी कि राजनांदगांव में एक तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से जो मजबूत सीटों की अगर आप बात करेंगे तो उन मजबूत सीटों में से राजनांदगांव एक सर्वाधिक मजबूत सीटों में से एक थी, क्योंकि यहाँ के जो कुल विधानसभा सीट है इस लोकसभा सीट में से, उसमें बीजेपी से ज्यादा यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं। लिहाजा ये उम्मीद की जा रही थी कि ये मजबूत सीट है। दूसरा समीकरण ये था कि यहाँ पर ओबीसी वोट बैंक बहुत ज्यादा है और चूंकि संतोष पांडे सामान्य वर्ग से आते हैं और जो भूपेश बघेल हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं, कुर्मी समुदाय से आते हैं, तो ओबीसी वोट बैंक की गोलबंदी होगी इनके नाम पर। और चूंकि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लिहाजा ये सीट यहां से निकाल सकते हैं। हालांकि उन्होंने संतोष पांडे को अच्छी टक्कर दी। शुरुआती रुझान में भूपेश बघेल आगे भी चले, लेकिन फाइनल रिजल्ट उनके खिलाफ आई और वो 44,411 मतों से चुनाव हार गए। तो आखिर सवाल ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री एक सामान्य सा सांसद से, एक सामान्य बीजेपी कार्यकर्ता से चुनाव हार जाता है, तो इसकी आखिर वजह क्या रही होगी? इसकी कई वजह, मैं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान गया था तो कई कारण थे। एक तो स्थानीय लोग उनसे कुछ नाराजगी की एक बड़ी वजह ये थी कि राजनांदगांव में कई सारे ऐसे ऑफिसेज थे स्टेट गवर्नमेंट को जो अपने मुख्यमंत्री काल में भूपेश बघेल ने राजनांदगांव से उसको हटा
करके और दुर्ग शिफ्ट कर दिया था। पहले चूंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हुआ करते थे और डॉक्टर रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव है, इसलिए राजनांदगांव को काफी सौगातें मिली थी। और लेकिन राजनांदगांव के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से सियासी बदला लेने के लिए उन्होंने कई सारे ऑफिसेज को वहां से शिफ्ट कर दिया था, दुर्ग शिफ्ट कर दिया था या रायपुर शिफ्ट कर दिया था। इसकी नाराजगी वहां के स्थानीय लोगों में थी कि इनके मुख्यमंत्री रहते हुए राजनांदगांव का भला होना तो दूर, लेकिन राजनांदगांव का नुकसान हुआ और इस वजह से स्थानीय स्तर पर उनके खिलाफ नाराजगी थी। दूसरा, मोदी लहर की अपना एक इम्पैक्ट था। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश बघेल के सामने संतोष पांडे का कद किनारे करके और नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी का चेहरा सामने रख दिया था। तो वहां पर जो लड़ाई थी वो मोटे तौर पर भूपेश बघेल वर्सेज नरेंद्र मोदी को करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला और भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली। लेकिन इसके अलावा इनके 5 साल के कार्यकाल के दौरान, भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल के दौरान जो भ्रष्टाचार के मामले रहे, चाहे वो महादेव ऐप का मामला हो, चाहे पीएससी घोटाले का मामला हो, चाहे कोल परिवहन घोटाले का मामला हो, ये तमाम जो मामले, चाहे शराब घोटाले का मामला हो, तमाम जो घोटाले के मामले थे उसको भी बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पे उठाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसका लाभ भी मिला। तो इन तमाम कारणों से जो है और बीच में एक बात भी हुई थी, कुछ एरोगेंसी जैसी बात और कुछ जो है व्यक्तित्व का सवाल भी सामने आ गया था, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान ही कुछ वहाँ के स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीधे सीधे भूपेश बघेल का विरोध किया था। उसके विजुअल्स भी आपने देखे थे, उसके पूरे वो तस्वीरें सामने आई थी जब वहाँ के स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अब जब रायपुर से और दूर से ही आकर के तमाम पदों के लिए लोग चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ के कार्यकर्ता आखिर कहाँ जाएंगे, उनकी आखिर क्या भूमिका होगी। उन्होंने सीधे चुनौती दे दी थी कि आने वाले दिनों में पंचायत और नगरीय निकाय का चुनाव है तो उसके लिए भी आप रायपुर से ही और दुर्ग से ही लोगों को भेज दीजिएगा। तो ये तलकीफ हुई थी। उसके बाद एक कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ उनकी झड़प की भी तस्वीर आ गई थी, जिसको उन्होंने बुरी तरीके से भूपेश बघेल ने डांट दिया था। तो ये सब भी कारण कहीं ना कहीं बने और भूपेश बघेल अपनी सीट नहीं बचा सके। भूपेश बघेल पे जो भरोसा केंद्रीय नेतृत्व ने किया था उस पर वो राजनांदगांव में खरा नहीं उतर सके और चुनाव वो हार गए। बात महासमुंद से करें। महासमुंद में भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतती रही है और वहाँ से दुर्ग से ही ताम्रध्वज साहू, जो कि पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, ओबीसी के बड़े नेता हैं, साहू समाज के बड़े नेता हैं, उनको भेजा गया था महासमुंद चुनाव लड़ने के लिए और महासमुंद में जाकर के उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन जैसे कि उम्मीद थी और हमने बहुत स्पष्ट कर दिया था, आपने यदि हमारा वीडियो देखा होगा तो हमने राजनांदगांव की भी भविष्यवाणी कर दी थी और महासमुंद की भी बात कर दी थी कि ये दोनों सीट पर बीजेपी जीत रही है और वो वीडियो अभी भी अपलोड है, आप जाकर के देख सकते हैं। हमने स्पष्ट कहा था कि यहाँ पर जीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की और वही हुई। वहाँ से रूप कुमार चौधरी जो है वो 1,45,456 मतों के अंतर से ताम्रध्वज साहू को हरा दिया है। बड़ा अंतर है, करीब 1.5 लाख मतों का अंतर। और कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीद की थी कि वहाँ पर साहू समाज की बहुलता है और साहू समाज का वोट बैंक जो है वो ताम्रध्वज साहू के नाम पर अगर गोलबंदी हुई तो वहाँ से कांग्रेस पार्टी की जीत हो पाएगी, वो नहीं हो पाई। अगर कुल वोटों की बात करें तो महासमुंद से रूप कुमार चौधरी जो कि सांसद बनी हैं जीत करके, उनको कुल 7,03,659 वोट मिले, जबकि ताम्रध्वज साहू को 5,58,203 वोट मिले और इस तरीके से 1,45,456 मतों के अंतर से ताम्रध्वज साहू को हार का सामना करना पड़ा।
तो यहाँ भी एक बड़े दिग्गज छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व गृह मंत्री, उससे पहले जोगी सरकार में भी मंत्री, और ओबीसी जो कांग्रेस का ओबीसी विंग है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ताम्रध्वज साहू, महासमुंद से चुनाव हार गए। और ये भी एक बड़ी बात है, एक बड़ा झटका कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए कि सीट यहाँ से वो नहीं बचा सकी। तीसरी बात अगर करें बस्तर की, बस्तर में हालांकि आपको याद होगा कि कवासी लखमा का वो बातें, वो बाइट जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने बेटे के लिए बहू लाने के लिए निकले थे लेकिन उनको दूल्हा बना दिया गया। दरअसल वो अपने बेटे के लिए बस्तर से सीट चाह रहे थे, लोकसभा चुनाव लड़ाना बेटे को चाह रहे थे, लेकिन हाईकमान ने कहा कि अगर आपको लड़ना है तो आपको लड़ना होगा, आपको बेटे को टिकट नहीं मिलेगी। और इसलिए वहाँ के जो मौजूदा सांसद थे, जो कि पीसीसी के अध्यक्ष भी हैं, दीपक बैज, उनकी टिकट कट गई और कवासी लखमा को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। और पीसीसी ने माना, केंद्रीय नेतृत्व ने माना कि दीपक बैज से ज़्यादा मुफीद उम्मीदवार जो हैं वो कवासी लखमा होंगे और कवासी लखमा की जीत की संभावनाएं वहाँ पर ज़्यादा है, और इसलिए उनको टिकट दी गई, कैंपेन हुआ, लेकिन कवासी लखमा 55,245 वोट से हार गए। टोटल वोट की बात करें तो वहाँ से जीते हुए महेश कश्यप, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत हासिल की और उनको कुल 4,58,398 वोट मिले, जबकि कवासी लखमा को 4,03,153 वोट मिले। और इस तरीके से 55,245 वोट के अंतर से कवासी लखमा चुनाव हार गए। तो ये भी दिग्गज बड़े आदिवासी नेता कहे जाते हैं, पूर्व में आबकारी मंत्री छत्तीसगढ़ के सरकार में थे, लेकिन ये भी अपनी सीट नहीं बचा पाए और इस दिग्गज को भी मात खानी पड़ी यहाँ पर बस्तर में। तो इन पर भी भरोसा था और ये भी इस सीट को नहीं बचा पाए। हालांकि ये सीट कांग्रेस के कब्जे में थी, कांग्रेस के सिटिंग एमपी यहाँ से हैं अभी, चूंकि अभी तक लोकसभा भंग करने की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई, लेकिन इसलिए हम कह सकते हैं लोकसभा भंग करने की सिफारिश प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से कर दी है। संभवतः अधिसूचना जारी हो जाएगी तो भूतपूर्व हो जाएंगे, लेकिन चूंकि अभी तक ये अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि मौजूदा सांसद पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज की ये सीट थी जिसको बचाने में कामयाब नहीं हो पाए कवासी लखमा, और ये सीट हार गए। और ये कांग्रेस के ये भी दिग्गज नेता वहाँ पर इनको मुंह की खानी पड़ी, इनको हार का सामना करना पड़ा, ये भी निपट गए। इसके बाद बात करें डॉक्टर शिव डहरिया की। शिव डहरिया छत्तीसगढ़ सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री हुआ करते थे। इससे पहले कांग्रेस के वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं और काफ़ी तेज तर्रार नेता है। और चूंकि जांजगीर चांपा लोकसभा सीट जो है वो एससी के लिए आरक्षित सीट है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये उम्मीद की थी कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सबसे बड़े एससी चेहरा, अनुसूचित जाति का चेहरा डॉक्टर शिव डहरिया जो है वहाँ से मुफीद होंगे और वो सीट शायद बचा लेंगे। एक खास बात और थी इस सीट पर, जांजगीर चांपा लोकसभा की सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में एकमात्र लोकसभा सीट ऐसी थी जिसके सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो इस लिहाज से सबसे ज्यादा मजबूत कांग्रेस के दृष्टिकोण से ये सीट थी और यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के कैंपेन जब बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में शुरू की तो उसका कैंपेन की शुरुआत जांजगीर चांपा से की गई और जांजगीर चांपा में सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह आए और उन्होंने जांजगीर चांपा से ही अपने कैंपेन की शुरुआत की। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि यहीं पर ओपी चौधरी को जिम्मेदारी दी गई इस सीट की, क्योंकि सबसे कमजोर सीट बीजेपी इसको मान रही थी कि यहाँ जीतना शायद कठिन हो जाएगा और इसलिए बड़े बड़े दिग्गजों को वहाँ पर जिम्मेदारी दी गई।
और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी मेहनत की और कांग्रेस के हिसाब से सर्वाधिक मुफीद और सर्वाधिक मजबूत सीट होने के बावजूद जो है वो डॉक्टर शिव डहरिया इस सीट को नहीं बचा पाए और डॉक्टर शिव डहरिया जो है यहाँ 60,000 के आसपास मतों से चुनाव हार गए। ओवरऑल वोट की अगर बात की जाए तो यहाँ से कमलेश जांगरे जीती हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको कुल 6,78,199 वोट मिले, जबकि डॉक्टर शिव डहरिया को 6,18,199 वोट मिले। तो इस तरीके से करीब 60,000 वोटों के अंतर से डॉक्टर शिव डहरिया यहाँ से चुनाव हार गए और वो कांग्रेस पार्टी की ये सीट को नहीं बचा सके। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज, बड़े दिग्गज जिन पर दांव लगाया था कांग्रेस पार्टी ने, और ये कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद कर रही थी कि कम से कम ये जो 4 बड़े दिग्गज हैं इसमें से कम कुछ सीटें ये जीत करके आ जाएंगे और कांग्रेस कम से कम अपनी जो 2 सीटें हैं उसको बचाए रखने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। हालांकि सबके बीच में एक बड़ी बात ये रही कि ज्योत्सना महंत, जो कि डॉक्टर चरणदास महंत छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष की पत्नी है, और वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रह गई। और इसकी मूल वजह ये थी कि डॉक्टर चरणदास महंत की जो अपनी सौम्य छवि है, उनका लोगों से मिलना जुलना है, उनका लोगों से जो संपर्क है, वहाँ के मतदाताओं के साथ, वहाँ के स्थानीय नागरिकों के साथ जो उनका जीवंत संपर्क है, उसका लाभ मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को वहाँ मिला और वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए इस मोदी मैजिक और मोदी लहर के बावजूद। तो ये बड़ी बात थी। लेकिन और एक खास बात ये भी कि उन्होंने सीट किससे बचाई है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और काफी तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे से। सरोज पांडे वहां पर चुनाव लड़ी और पिछले 1 साल से मेहनत कर रही थी काफी वहां पर, और मोदी लहर में ये बात थी कि सरोज पांडे किसी तरीके से उस सीट को जीत लेंगी और ज्योत्सना महंत के सामने बड़ी चुनौती थी। लेकिन बहुत ही सौम्य तरीके से, बहुत शालीन तरीके से डॉक्टर चरणदास महंत ने चुनाव लड़ा और वो अपनी पत्नी को जिता करके फिर से दूसरी बार लोकसभा भेजने में कामयाब हो गए हैं। वो दूसरी बार लोकसभा जा रही हैं। लेकिन इस सब के बीच में फिर हम लौटेंगे उस बात पर कि आखिर ये तमाम दिग्गज जो है वो अपनी सीट क्यों नहीं बचा पाए? आखिर ये तमाम दिग्गज क्यों निपट गए? क्या बात थी ऐसी कि ये तमाम दिग्गज जो है तमाम कोशिशों के बाद अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हो पाए, हाईकमान के भरोसे पर खरा उतरने में कामयाब नहीं हो पाए? इसकी वजह है, एक बड़ी वजह तो ये है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 4-5 साल में जिस तरह से संस्कृति यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के बीच में पैदा हुई है, उससे नेताओं की एकजुटता जो है वो खत्म हो गई है, मजबूती खत्म हुई है और बहुत ज़्यादा खेमेबाजी हुई है, एक बात। और एक बड़ा कारण रहा है, पिछले 5 साल के दौरान सरकार जिस तरीके से चली, जिस तरीके से कार्य संस्कृति रही और जिस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, उसका इम्पैक्ट पूरे छत्तीसगढ़ में रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने उसको जिस तरीके से प्रचारित किया, जिस तरीके से उसको लोगों को बीच में लेकर के गई, प्रधानमंत्री से लेकर के और निचले स्तर के नेता तक, उसका कहीं ना कहीं मतदाताओं पर असर हुआ और बड़े दिग्गज भी उसके सामने टिक नहीं पाए, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे तामझर साहू हो, चाहे शिव डहरिया हो, चाहे कवासी लखमा हो, सबको शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरी सबसे बड़ी बात एक तो ये स्थानीय स्तर पर थी, 5 साल का मौका मिला, लेकिन 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदलनी थी, वो बदलने में वो कामयाब नहीं हो पाई। दूसरा, भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया था और इसके कारण कांग्रेस पार्टी सत्ता से भी बाहर हुई और लोकसभा में भी उसको कोई लाभ नहीं मिला। दूसरी महत्वपूर्ण ये बात थी कि कांग्रेस पार्टी जो है संगठनात्मक रूप से छत्तीसगढ़ में कमजोर है।
संगठनात्मक रूप से आप राज्य बना तब से लेकर के अब तक अगर देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में हमेशा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 9-10 सीट जीतती रही है यहाँ पर, और इवन छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माण में भी उसकी भूमिका थी। अटल जी ने चुनाव से पहले आकर के, जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, तो आकर के उन्होंने कहा था छत्तीसगढ़ के लोगों से कि आप हमें छत्तीसगढ़ की 11 सीट जीत करके दीजिए और हम आपको राज्य बना करके देंगे। हालांकि 11 सीट नहीं जीत पाई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में, लेकिन वाजपेयी जी जो उस समय के नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने अपने वादे को निभाया और निभा करके छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया। और इसलिए अटल जी को छत्तीसगढ़ का राज्य निर्माता भी कहा जाता है। तो उन्होंने वादा निभाया, तो पृष्ठभूमि में भी ये बात है। लेकिन हमेशा से यही स्थिति रही है। बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में यहाँ पर रही है, लेकिन उसको तोड़ने की कोशिश इस बार की गई थी। और चूंकि इस बार पूरे देश में इंडिया गठबंधन की मजबूत स्थिति थी, तो ये भी माना गया था कि छत्तीसगढ़ में ये दिग्गज के सहारे कांग्रेस की नैया पार हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हो पाई। दूसरा, संसाधनों की कमी थी कांग्रेस पार्टी की। हालांकि बड़े दिग्गज को लगाए गए थे, इनके पास संसाधनों की कमी नहीं थी। ये लगातार 5 साल एक तो मुख्यमंत्री थे, बाकी तीनों मंत्री थे, तो तीनों के पास पर्याप्त संसाधन थे, क्योंकि 5 साल मंत्री थे, तो मंत्री रहने के बाद संसाधनों की कमी का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। एक नगरीय प्रशासन मंत्री थे, एक गृह मंत्री और पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री थे, एक आबकारी विभाग के मंत्री थे, और एक तो मंत्री ही थे। तो संसाधनों का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन माहौल में उस तरीके से संसाधनों का उपयोग करने की जहाँ तक बात है, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत हुई। और जिस तरीके से संसाधनों का उपयोग होना चाहिए था, शायद वो नहीं हुआ। इस दृष्टिकोण से भी कहते हैं कि वहाँ पर कमजोरी रह गई। और कहीं ना कहीं एक डर भी था। लोगों को मोदी मैजिक का भरोसा था कि हम कितना भी संसाधन खर्च कर दे तो हमारे जेब से चला जाएगा, जो हमारे पास हमने अर्जित करके रखी हुई है उसको क्यों खर्च करना। तो ये भी एक डर था, जिस वजह से जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाना चाहिए उस तरीके से, खासकर मैंने महासमुंद में देखा, उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा गया। जांजगीर में तो लड़ा गया था, लेकिन फिर भी संसाधनों की उस तरह से, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरी ताकत झोंक देती है, उस तरीके से पूरी ताकत और पूरे संसाधन, चाहे वो मानवीय संसाधन की बात करें, चाहे वो आर्थिक संसाधन की बात करें, चाहे वो स्ट्रैटेजी की बात करें, उस स्तर पर नहीं थी। तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस हाईकमान को कि वहाँ के स्थानीय लोगों को उम्मीदवार न बना करके अगर कांग्रेस के बड़े दिग्गजों को उम्मीदवार बनाएंगे, तो चूंकि ये संसाधनों से लैस है, चूंकि ये 5 साल मंत्री रहे हैं, चूंकि इनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, चूंकि इनके पास मानव संसाधनों की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, तो ये और इनकी लोकप्रियता भी रही है। चूंकि 5 साल ये मंत्री रहे हैं, तो हाईकमान मान लिया कि ये लोकप्रिय रहे होंगे, क्योंकि मंत्री बनने के बाद क्या स्थिति हो जाती है तो जानते हैं। बहुत कम लोग अपनी लोकप्रियता बरकरार रख पाते हैं, क्योंकि वो तो संसाधनों को लूटने में लग जाते हैं, अपने दृष्टि से काम करने में लग जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग उस तरीके से लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय बहुत कम लोग रह पाते हैं। तो लेकिन ये स्थितियां बनी और कांग्रेस हाईकमान के उम्मीद पर ये दिग्गज खड़े नहीं उतर पाए, और लोकसभा के चुनाव में 11 में से 10 सीटें तो कांग्रेस पार्टी हार गई। लेकिन 10 सीटें तो ठीक है, जो सामान्य लोग थे, सामान्य उम्मीदवार थे, वहाँ पर बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन ये जो 4 दिग्गज निपट गए, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है, और ये कहता है कि जब ये चारों दिग्गज जो संसाधनों से लैस थे, जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी को आगे नैया खेने की जिम्मेदारी है, ये खुद अगर अपनी सीट नहीं बचा सकते हैं, तो फिर
ये कांग्रेस की बागडोर, कांग्रेस की नैया छत्तीसगढ़ में आखिर कहाँ तक लेकर के जाएंगे, ये सवाल तो बना रहेगा। अगली बार किसी अन्य विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली बार फिर आपके साथ सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।